हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नारायण मूर्ति शादी में कितने किलोस थे? अभी उतना किलो ही है। बिकॉज आई एम अ बैड कुक, माय हस्बैंड हैज मेंटेन्ड द वेट। वाह यार मैम, आपका ह्यूमर कितना अच्छा है। मतलब किसी भी बात में कुछ भी निकाल के, वाह मैम, आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही। मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों को और आपको भी। मैं ऑथर हूँ ना, अभी ऑथर हूँ। सीरियस नॉवेल लिखना बहुत आसान है। वो मराठी में रड़ा रड़ी बोलते हैं ना, वो आंसू आ गया, ऐसा बोला, झगड़ने का। मोस्ट डिफिकल्ट इज ह्यूमर। ह्यूमरस नॉवेल लिखना, ह्यूमरस आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू फाइंड आउट अ ह्यूमर जस्ट लाइक दिस। अरे मैम, आशीर्वाद है आपका। It's absolutely an art. हे भगवान की देन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। डोंट लूज इट। लूजिंग इज 1 मिनट जॉब। ओके, इतना देखे वो ऐसा है, वो नेगेटिव देखना बहुत इजी है, और नेगेटिव बोल के लेकर हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमर है ना, लोगों को जिंदा रखता है। बिल्कुल। कीप इट अप, गॉड्स गिफ्ट टू यू। थैंक यू मैम। और आपको भी, आपको भी। मैम, जैसे बड़े सारे सवाल थे जो हमारे दर्शकों ने मुझे बोला कि सुधा जी से पूछना। नॉर्मल आदमी में कोई प्यार मोहब्बत होता है तो लव लेटर लिखते हैं। आप और नारायण सर इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल, तो आप नॉर्मल लव लेटर लिखते थे कि मोटिवेशनल कोट्स होते थे आपके लव लेटर में? नहीं, मैं और नारायण मूर्ति अलग किस्म के लोग हैं। नारायण मूर्ति कभी हंसते ही नहीं। बहुत सीरियस होते हैं और इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलते नहीं। अच्छा जी। हर रोज 4-5 सेंटेंस। अरे नारायण मूर्ति जी, है क्या है, आप इतना बोलते ही नहीं। वो बोलते हैं मेरा और तुम्हारा दोनों तुम बोलते हैं। अभी मेरा कुछ भी रखा है बोलने के लिए। ओके, एक बार उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड मिला, और वो फोटोग्राफर आ गए फोटो शूट के लिए। क्या वो नारायण मूर्ति डजंट स्माइल है, मतलब नारायण मूर्ति को स्माइल करो। मैंने बोला मेरे शादी होके 45 इयर्स हो गए, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अभी कुछ ट्राई करेंगे। और वो बहुत गंभीर होते हैं। अच्छा। और हम तो हंसी मजाक के लोग हैं। हम तो कभी भी हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है। मुझे सीरियसनेस एक होता ही नहीं। आप बेस्ट हो मैम। इसीलिए उन्होंने पूछा आप कैसे शादी किया, कैसे प्यार किया, हमने बता दिया बहुत इजी है। फिजिक्स प्रिंसिपल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमारी इंडस्ट्री में ना सुधा मैम, बड़े बड़े सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कभी कभी बोलते हैं कि हम जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो हम सिर्फ 50 रुपए लेके आए थे। लेकिन गुनीत के बारे में हमने सुना कि जब ये आई थी 50 लाख रुपए लेके आई थी। हाँ। तो आपने अपनी सेविंग थी या किसी की किट्टी उठा के भागी थी आप? मतलब मेरे ना नेबर थे, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। हम लोग रेंट पे रहते थे, और एक्चुअली नीचे वाले जो घर थे उन्होंने अपना घर खरीदा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्टूडियो खोलना है जहाँ बच्चों की फोटोएं खींचेंगे, और अच्छा। तूने मास कम्युनिकेशन पढ़ा तो तू चला ले। मिलो हो, ये तो बड़ा बुरा आइडिया है। तो मिला आप कितने पैसे खर्चना चाहते हो अपने स्टूडियो में? तो कहते 50 लाख। मिला मुझे दे दो, मैं बॉम्बे जाके पिक्चर बनाऊंगी। अच्छा। वो मान गए। अब करूँ क्या? मैं यहाँ आकर मॉल में फूड कोर्ट में लोगों से पूछती थी किसी के पास कहानी है, मेरे पास 50 लाख है। This is a reverse of what usually happens. हाँ। You have the तो money. फिर मैंने बहुत सारी कहानियां ढूंढी, और फिर हमने अपनी पहली फिल्म बनाई से सलाम इंडिया। Wow. सुभाष कपूर के क्या साथ। बात है। ये देखो पीछे की कहानियां कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे रवीना जी को आपने देखा पत्थर के फूल में पहली फिल्म से जो इन्होंने डेब्यू किया, पहली फिल्म में सिक्सर मारा, इन्होंने ऐसा छा गई। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि इस फिल्म का जो इनकी कास्टिंग हुई ना, ये कॉलेज में थी और कॉलेज की कैंटीन में कोई इनसे मिला और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फिल्म में लेना चाहता हूँ। आपको यकीन हो गया था? ये क्या किस्सा है रवीना जी, सही है ये बात? हाँ, ये सही है, लेकिन कॉलेज की कैंटीन में नहीं था। अच्छा। तो विवेक वासवानी अभी भी वही कहानी सबको सुनाते हैं। कहते हैं कि जब मैं बैठा हुआ था और अनंत के साथ डिसाइड कर रहा था कि कौन सी हीरोइन किसको साइन किया जाए। सलमान की सेकंड फिल्म थी आपने मैंने प्यार किया, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। तो अनंत ने मुझे देखा और विवेक को बोला, विवेक मेरी किरण वहां बैठी है। तो विवेक ने कहा कौन कौन? तो देखा तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और विवेक आए मेरे पास। तो आनंद ने कहा, विवेक तू जाके उनसे बात कर। बोला मरवाएगा, मार खाएगा, सब लड़कियां सैंडल उठा के पीटेंगी, मैं जाके पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, नंबर दो। तो एनीवे विवेक ने थोड़ा बहुत अपना हिम्मत जुटाकर वो आए मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्सक्यूज मी, यू नो कैन आई नो योर नेम? सो पहले तो मैंने पूछा वाई। तो बोले नो नो यू नो। आई सेड एनीवे विवेक रिलैक्स, मैं राजीव की बहन हूँ।
तो फिर उन्होंने कहा माय गॉड योर रवि जी इज डॉटर, आई सेड या। तो फिर ऐसे कांटेक्ट हुआ, तो वो लिटरली जैसे लिखा होता है और देन यू कैन एस्केप इट वाली बात है। तो 5 दिन बाद आई वाज फेसिंग द कैमरा एग्जैक्टली 5 days later। वाह, क्या बात है। Yes, it was, इसलिए कपिल एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे हम लोग इवॉल्व हुए एज एक्टर्स। Yes. आजकल जो नया जनरेशन है एक्टर्स का, वो पूरे ट्रेन पूरे ग्रूमिंग come के fully साथ आते prepared, हैं। हाँ, fully जो हमने स्ट्रगल कर करके अपनी 25वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दी होगी, Yeah. उन लोग आज अपनी 5वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वी टुक टाइम टू इवॉल्व, ये And some सीखा। terrible performances when you look back at it. So why? अरे बाप रे, और मेरे वो प्लीज वो फोटो दिखाना नहीं, वो ऐसे मतलब अंदाज अपना अपना में ऐसे घुंघराले पर्म वाले बाल, मैंने कहा है मैं क्या What सोच were रही we थी, मैंने क्या क्यों बनाए वैसे बाल। तो ये सब चीजें बाद में सोचते हैं कि यार और इम्प्रूव आई थिंक करना हर चाहिए किसी था। को लगता है कि यार अपनी पुरानी फोटो देखो ना, कोई भी देखे, चाहे कोई लड़का कोई लड़की, कोई तुम भी तो अपनी अभी भी पुरानी की फोटो देख हमेशा- के यही बोलते होगे हैं? नहीं? No, don't make up. अगर ऐसी बेइज्जती करके ये सब मिलना है तो एक दो और करो। Then तो कपिल, you owe me a million kisses. तू हर सैटरडे संडे कितने सालों से मेरी बेइज्जती करता है ऐसे? मैं प्यार करता हूँ आपको। तीनों से मेरा ही सवाल है मैम, आपको अपनी पहली सैलरी याद है? हाँ, आपकी क्या थी पहली सैलरी? 500 रुपीज। अच्छा। हाँ, एक ऐड था। अच्छा। एंड जब भी हम लोग सुबह स्कूल के लिए उठते थे, तो मम्मी ऑलवेज रेडियो ऑन करती थी। तो हम बड़े हुए, लिटरली जब तैयार होते थे स्कूल के लिए, वो गाने चलते रहते थे, सब 70s 80s के गाने। तो मैंने सोचा था, वो मम्मी का टेप रिकॉर्डर थोड़ा पुराना हो गया था, तो जो 500 रुपए मिले, वो जाके मैंने उनके लिए एक सिंगल कैसेट प्लेयर और रेडियो खरीदा था। माई फर्स्ट अर्निंग्स। सुधा मैम, आपकी पहली सैलरी कितनी थी? In 1974, अच्छा। 1,500. 1,500। Actually, my father was a professor and he was a doctor. हमचे पिताजी का सैलरी 500 था, 600 था। अच्छा। मेरा 1,500। नारायण मूर्ति का 1,000 था। अच्छा। ओके, उस जमाने में वेरी हाई सैलरी। आई स्टार्टेड तो वेरी हाई। और गुनीत, आपकी पहली सैलरी? 50 लाख के साथ आई थी यार। वो ये तो तुम चलो क्या किसी से लिया था ना। मैंने बहुत कुछ किया। कभी मैं डीजे बन गई थी, फिर एक अनाउंसर बन गई थी, फिर मैंने सड़कों पर चीज बेची। तो मुझे अलग अलग ऐसे जगहों पर मिला, कभी कहीं 10,000, कहीं ऐसे। मैं डीजे भी करती थी और लेडीज डीजे का ज्यादा पैसा मिलता था। अच्छा। तो ऐसे 400 रुपए पर आवर का चीज भी बेचती थी सड़कों पर टेंट लगाकर। लेकिन फिल्म प्रोडक्शन में मैंने पैन ननल के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स में थी, तो उसमें 5,000 रुपये महीना था। वाह। तो इंटर्नशिप, मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप। कपिल, तेरी पहली सैलरी क्या थी? मेरी 500 रुपए थी। हाँ, मैं पार्ट टाइम पीसीओ नहीं होते थे उस समय, आजकल तो नहीं होते। वो ये टेलीफोन बूथ, उस पे मैं काम करता था। तो मैंने पैसे जोड़ के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने म्यूजिक सिस्टम ही लिया था। So sweet. तो वो कैसेट वाला आता था ना, कैसेट प्लेयर। तो Single मेरे को cassette शौक था, तो मेरे को था कि मैं डैडी को नहीं बोलना, खुद ही लेता हूँ। तो मैंने पहली बार वो खरीदा था। और भी एक दो चीजें की थी, मम्मी को याद है। तो दोस्तों, आज जो 3 हस्तियां हमारे साथ बैठी हैं, ये आज बड़ा खास एपिसोड है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। मैं आप सबके विचार जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, हमारी जिंदगी में 2 माएं होती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपके बच्चों की माँ, यानी आपकी पत्नी। कभी कभी आदमी इन दोनों माओं के बीच फंस जाता है। उस समय उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? आप अपने अपने विचार जो हैं, जो ज्ञान है, वो आप बांट सकते हैं। सबसे पहले कौन हाथ खड़ा कर रहा है? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए इनको। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। मेरी वाइफ को है ना, मम्मी से पहले कुछ भी काम करना रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं ट्रेन में हम जा रहे थे, तो पहले मेरी वाइफ ने बोला आप मुझे चढ़ाओ, तो उसको चढ़ाया, सामान चढ़ाया, तो मम्मी रह गई पीछे। तब भी बहुत मम्मी गुस्सा हुई थी। और एक बार ऐसा हुआ था कि आप पहले मम्मी को चढ़ाया करो, बीवी को तो कोई ना कोई चढ़ा ही देगा। अच्छा, फिर एक बार ऐसा हुआ था कि, तो जब भी मेरी वाइफ खाना बनाती है, तो मम्मी बोलती है कि इसमें नमक कम है। तो मम्मी को बोलता हूँ कि आप डाल दो ना नमक, कोई बात नहीं। और वाइफ को भी ऐसे बोल देता हूँ मेरे लिए ठीक है। और जैसे घर का कोई लिस्ट बनाना होता है, तो मेरी वाइफ लिस्ट बनाती है, तो मम्मी बोलती है कि ये चीज़ लेनी है, तो मेरी वाइफ है ना, वो लिस्ट में से मम्मी की सारी चीज़ें काट देती है। फिर सामान लेके आता हूँ, फिर मम्मी गुस्सा होके बोलती है मेरी कोई चीज़ नहीं आई। तो फिर वापस जाता हूँ,
फिर वापस सामान लेके वापस आना रहता है। वाह, वैसे- बड़ी मजेदार कहानी है आपकी। आप अलिफ लैला में भी आते रहे पहले? नहीं, अच्छा, मैं वैसे लगा मेरे को। मेरी वाइफ भी साथ है। अच्छा, नमस्ते जी, कैसी हैं? मम्मी को लाए साथ में? नहीं, मम्मी साथ। आपने काटा लिस्ट में से उनको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के Thank लिए। you, sir. और कोई हमारे दोस्त जिनको अपने, जी भाई साहब, माइक दे दीजिए उनको। जी जी सर। हेलो एवरीवन, मैं एलपी श्रीवास, मोटरमैन हूँ सर। लोकल ट्रेन चलाता हूँ वेस्टर्न रेलवे में। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, क्या है, जब शादी हुई हमारी भी, तो मैनेज करने का एक रास्ता निकाला सबसे पहले, क्या? कि ससुराल वाले कितने भी नालायक हों, लेकिन वाइफ के सामने उनकी बुराई मत करो। अगर वाइफ बुराई कर रही तब भी उसमें सहमति नहीं दे, चुप रहना है। अगर वो बोल रही है मेरे भाई ने कुछ किया तो चुप रहना। इतना बढ़िया मैनेज किया। इसके बाद मम्मी और सिस्टर कितना ही अच्छा खाना बनाती हो, वाइफ के सामने उसकी बड़ाई नहीं करना। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं कि मेरी मम्मी इतना अच्छा बना लेती, मेरी सिस्टर इतना बना लेती है। वाइफ कितना ही खराब बना रही हो, चाहे दाल पतली हो, सब्जी खराब हो, बोले अरे वेरी टेस्टी यार डार्लिंग, कितना अच्छा बनाती हो आप। अच्छा। अगर कोई ससुराल से आ रहा हो तो मम्मी क्या क्रेजी टाइप की ओल्ड है, तो वो नाराज हो जाएंगी, सोफे पे बैठ गए ऊधम कर रहे। तो क्या किया, मम्मी को जैसे ही पता चला ससुराल से बच्चे लोग आ रहे हैं, मम्मी को मामा के छोड़ देने का। बढ़िया मैनेज हो रहा है सर। 28 साल हो गए, बड़ी शांति से जिंदगी निकल रही है। और ड्यूटी से कभी लेट होना, जैसे 8 बजे फ्री हो रहा तो बोल देना कि मेरी 10 बजे ड्यूटी फिनिश हो रही, तो वो फोन भी नहीं करती है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सर। आप तो मम्मी को मामा के घर छोड़ देते हो, आपके पास ट्रेन है, हम कहाँ जाएं? पर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने झूठ बोलना सिखाया हमें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रवीना जी, सुधा जी और गुनीत जी के लिए। आइए मैम प्लीज। रवीना मैम, सुधा जी, गुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। और आपसे बहुत बार मुलाकात हुई है, गुनीत जी से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है। और इतने मजेदार किस्से और क्या ह्यूमर है आपका। मैम आपके लिए कुछ लाई हैं। थैंक यू मैम जी, प्लीज। एक मिनट, यहाँ आ गई। एक क्विल्ट है जी। ये, सिर्फ क्विल्ट नहीं, 3000 सेक्स वर्कर्स हुए थे। Oh, उनको and they have made it. 20 years, I took 20 years to rehabilitate them Oh my and God. bring them to mainstream. Wow. And they Wow, have क्या made बात this. है। Thank you सुधा जी, thank you। And there is a book on that, 3000 3000 टाके। टाके। Wow, Okay, तो 3000 thank you मैम, this is so beautiful। Thank you सुधा जी, thank you so much। Thank you very much. मैं जरूर पढ़ूंगा ये बुक। और मैं गुनीत जी से एक गुजारिश है, देखो आपने तो, आपको तो मिली है ऑस्कर की ट्रॉफी, हमें कम से कम दिखाई दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ! क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। Really nice. यार हमको भी पकड़ने दो, हमको भी पकड़ने दो ये। We are proud of you. थैंक यू मैम। हम एक फोटो खिंचाते हैं रवीना, एक हमारी फोटो की ना, हम बोलेंगे हम दोनों ने एक फिल्म की थी, हमें उसके लिए मिला है। खींच लो यार। थैंक यू गुनीत, थैंक यू, सच ए प्राउड मोमेंट। थैंक यू गुनीत। थैंक यू। बस इसी तरह काम करते जाएं और बिल्कुल बिल्कुल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.